Hey guys, this is Raghuya. Last time we have started with a new topic, that is terms and terminologies related to that of aircraft weighing and balancing. There are various terms and terminologies which are used in aviation sector and especially in weighing and balancing an aircraft. So last time हम लोग ने कौन सा टर्म पढ़ा था? हमने पढ़ा था आर्म एंड डेटम प्लेन. ये दो टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था. तो distance between the equipment and that of a datum plane is nothing but arm, and it can be positive as well as negative. ये हमने ये भी पढ़ा था. हमने ये भी देखा था कि हमारा डेटम प्लेन जो है कि इमेजिनरी प्लेन रहता है जहाँ से हम लोग कंपोनेंट का डिस्टेंस को पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. एक इमेजिनरी रेफरेंस लाइन है. तो ये दोनों के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम लोग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे. मोमेंट इज़ नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ वेट of a component. When I say weight, I'm talking about the component multiplied by its arm. Product of weight multiplied by its arm is nothing but a moment. Obviously उसका यूनिट क्या रहेगा? इंच पाउंड. द टर्म इंच कम्स फ्रॉम द आर्म. Obviously distance में arm is nothing but distance between the two that is component and datum plane is nothing but distance है, तो वो इंच में ही रहेगा. तो इंच एंड पाउंड जो है वेट से आता है. तो ये तुम टोटल यूनिट क्या रहेगा? इंच पाउंड रहेगा. हम लोग मूवमेंट को दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. इफ़ इट ऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डेटम प्लेन जो है दोनों सेपरेट है. इफ इट ऑल दे आर नॉट कन्वर्जिंग विद इन ईच अदर, तो वे मूवमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द डेटम प्लेन. अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डेटम प्लेन कन्वर्ज होते हैं तो यही डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग बोल सकते हैं वेट मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज सी जी. ये दोनों डेफिनेशन सही है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंडीशन. नेक्स्ट आता है हम लोग का जो एग्ज़ाम्पल. जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल हो भैया. तो डेटम प्लेन के केस में अगर देखोगे तो दिस इज़ अ डेटम प्लेन. अगर आप देख सकते हो तो ये वाला डेटम प्लेन है, ये डेटम प्लेन है. एंड डेटम प्लेन में अगर देखोगे देयर इज़ अ कंपोनेंट हो भैया. इट इज़ अज्यूम दैट कि इधर कोई कंपोनेंट है जिसका वेट जो है 5 पाउंड्स है एंड उसका आर्म क्या है 80 इंचेस है. ऑब्वियसली डेट आर्म जो है आर्म के लेफ़्ट साइड में होता कोई कंपोनेंट तो वो नेगेटिव होता, लेकिन आर्म जो है डेटम प्लेन के आफ्ट है उसके बाद में है, इसलिए पॉजिटिव है. तो इधर देखेंगे तो वेट क्या है, दैट इज़ 5 पाउंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय आर्म. जब वही है ना, मोमेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय आर्म. तो 5 इंटू 80 क्या रहेगा? 400 इंच पाउंड. तो मोमेंट क्या है? 400 इंच पाउंड. दैट्स हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड. सिमिलरली अगर कोई कंपोनेंट इस तरफ रहता तो -80 हो जाता. तो -80 इंटू 5 गिव्स में -400 पाउंड. अगर कोई कंपोनेंट जो है जस्ट इमेजिन डेटम प्लेन इधर है, डेटम प्लेन इधर है, कोई कंपोनेंट 80 इंच में इधर कोई है, तो इन दैट केस द प्रोडक्ट हैव बीन समथिंग डिफरेंट. तो ये तुम लोग को थोड़ा सा समझना है कि आर्म का वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट. तो सिमिलर वेट का ये वैल्यू में नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मोमेंट जो है मैं जो कंपोनेंट को रिमूव कर रहा हूँ उसका निकाल रहा हूँ या जो कंपोनेंट को पहले से इंस्टॉल किया गया है या उसको मैं रिप्लेस जहाँ पे जो रिप्लेस कंपोनेंट है उसका ढूंढ रहा हूँ. उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा वेट का वैल्यू नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा. तो अगर वेट को रिमूव करते हो तो वेट का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहता है. अगर आप वेट को ऐड कर रहे हो या वेट का वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे हो, इन दैट केस वेट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो ये तुम लोग छोटी सी बात तुम लोग को याद रखना. तो ये अगर पहले दो कंडीशन में जो है वेट को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इसलिए वेट का वैल्यू पॉजिटिव है. थर्ड और फोर्थ कंडीशन में क्या कर रहे हैं? हम लोग वेट को रिमूव कर रहे हैं. तो थर्ड और फोर्थ कंडीशन में वेट इज़ बीइंग रिमूव, दैट्स व्हाई इट इज़ नेगेटिव. In first case, the weight is not being disturbed, either not being disturbed or it may be a condition that weight is being added over there. New weight is being added over there.
इन बोथ द केसेस द वेट और द वेट जो है पॉजिटिव रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। इंक्रीज करो तो वेट इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, बट अगर आप वेट को इंक्रीज कर रहे हैं, स्टैटिक रख रहे हो, सेम रख रहे हो, तो वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो ये तुम लोग एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। एंड सिमिलरली एक डेटम प्लेन के आफ्ट है कंपोनेंट, तो वो आर्म पॉजिटिव रहेगा। फॉरवर्ड और द डेटम प्लेन है तो वो नेगेटिव रहेगा आर्म। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में रह सकता है। तो बेस्ड ऑन द पॉजिटिविटी ऑफ द आर्म, पॉजिटिव नेगेटिविटी द आर्म एंड वेट, तो मोमेंट का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव रह सकता है। तो फर्स्ट पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो लाइक यूनिट्स के प्रोडक्ट जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं एंड अनलाइक यूनिट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड का हमेशा नेगेटिव रहेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो नेक्स्ट टर्म आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट अबव विच नोज हैवी एंड टेल हैवी मूवमेंट्स आर एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इन दैट केस उसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब अगर आप देखें, देयर इज एन डायग्राम ओवर हियर, ये आपका जस्ट इमेजिन दिस इज एन एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट का नोस इधर है एंड एयरक्राफ्ट का टेल इधर है, राइट। एंड अगर आपको कोई सर्टन पॉइंट अगर निकाला, हियर आई एम नॉट कंसिडरिंग द डेटम लाइन एंड ऑल, को एक ऐसा पॉइंट निकालो जहाँ से अगर आप आर्म निकालो, उधर से आर्म निकालोगे एंड उसको नोज़ का वेट निकालोगे एंड सिमिलरली आप टेल का वेट निकालोगे और उसका आर्म निकालोगे एंड दोनों का मूवमेंट निकाल, नोज़ का एंड टेल का दोनों का मूवमेंट निकालने पर सेम वैल्यू अगर मिला मूवमेंट, इन दैट केस हमें जो पॉइंट जहाँ से आप निकाल रहे हो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद रखना कि हमेशा आपका मूवमेंट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रहेगा करके ऐसा गारंटी नहीं है। मूवमेंट बोल रहा हूँ अपना, डेटम लाइन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कन्वर्ज होंगे करके हमें कोई गारंटी नहीं होता। आपका डेटम लाइन कहाँ पे भी हो सकता है, बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सर्टन डिपेंडिंग अपॉन द वेट फ्यूल का, उसकी वजह से भी वो भी चेंज होता रहता है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा दोनों कन्वर्ज होंगे। बोलने का मतलब डेटम लाइन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कन्वर्ज होगा ऐसा नहीं होता, हो सकता कन्वर्ज हो बट ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। तो जस्ट एक एग्जांपल हो गई है। तो अगर ये नोज़ का वेट जो है ये कंपोनेंट जो है इसका वेट 700 पाउंड्स है एंड पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, उसका आर्म का वैल्यू क्या है 90 इंच, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या 63,000 हो गया। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या 70 हो गया, उसका वेट क्या 900 पाउंड, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 63,000। तो दोनों का मूवमेंट सेम है, इसलिए जो ये पॉइंट जो है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। मैक्सिमम वेट, देयर इज अनदर टर्म नोन एज आपका मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट क्या होता है? मैक्सिमम ऑथराइज्ड वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। एंड ये ऑथराइजेशन देने वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर देता है। एंड ये इसको इंडिकेट कहाँ किया जाता है? एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशंस में एंड टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में, दोनों जगह में इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है। एंड ये मैक्सिमम वेट जो है किस पर डिपेंड करता है? एयरक्राफ्ट कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कौन से कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उस पर डिपेंड करता है कि आपका मैक्सिमम वेट क्या होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्टन एयरक्राफ्ट एंड उसका मैक्सिमम ग्रॉस वेट क्या है 2750 पाउंड्स है। अगर उसको यूटिलिटी कैटेगरी में या नॉर्मल कैटेगरी में यूज़ कर रहे हैं तो 2750 पाउंड्स हो गया। अगर उसे यूटिलिटी कैटेगरी में यूज़ करते हैं, जो एयरक्राफ्ट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट को टिपिकली हम लोग एरोबैटिक्स के लिए वो सब यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में एयरक्राफ्ट को लाइट होना बहुत ज़रूरी है। इन दैट केस इसलिए ओवरऑल वेट को ये वेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज 2175 पाउंड्स। तो इस आपको दोनों तरफ से आपको सोचना पड़ेगा आप कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक ही एयरक्राफ्ट को आप नॉर्मल कैटेगरी में यूज़ कर रहे हैं तो उसका वेट ज़्यादा होगा, यूटिलिटी कैटेगरी में यूज़ कर रहे हैं तो उसका वेट जो है कम होगा। तो इन ऐसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि मैक्सिमम वेट एयरक्राफ्ट का क्या होने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम वेट जो अलग अलग
टाइप के होते हैं, आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। तो इसमें 4 एग्जांपल्स दिए हैं, और भी हैं बट 4 एग्जांपल मेंशन किया गया है। तो मैक्सिमम रैम्प वेट एक आता है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट एक आता है, मैक्सिमम लैंडिंग वेट एक आता है, मैक्सिमम ज़ीरो फ्यूल वेट एक आता है, ज़ीरो फ्यूल वेट एक आएगा। तो मैक्सिमम रैम्प वेट क्या होगा? आपका एयरक्राफ्ट जो है टैक्सिंग से पहले ही याद रखना, हम लोग एयरक्राफ्ट पूरा क्या होगा, टिपिकली हम लोग टेक ऑफ लैंडिंग तक देखें तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट को टैक्सिंग किया जाता है, उसके बाद रनवे में जाएगा एंड टैक्सिंग से रनवे में जाएगा, रनवे में थोड़ा सा रन करेगा एंड इट विल टेक ऑफ, क्रूज करेगा, लैंडिंग का डिसेंट करना शुरू करेगा, बाद में लैंडिंग करेगा। ये टिपिकली एयरक्राफ्ट का पूरा साइकिल होता है। तो जब आप मैक्सिमम रैम्प वेट के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशन इन विच एयरक्राफ्ट के अंदर पूरे पैसेंजर्स बैठे हैं, एयरक्राफ्ट फुल तैयारी कंडीशन में है, बट एयरक्राफ्ट जो है स्टैंड स्टिल पोजीशन में है। एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल सब कुछ डाल दिया गया है, बट एयरक्राफ्ट एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, उसके अंदर जो है फ्यूल कंज्यूम नहीं हुआ, कुछ कंज्यूम नहीं हुआ, एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में है। वैसे कंडीशन वाले एयरक्राफ्ट वेट को बोला जाता है मैक्सिमम रैम्प वेट। तो अगर पूछोगे कि मैक्सिमम वेट, सबसे ज़्यादा वेट कौन से कंडीशन में होगा, ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट का वेट जो है मैक्सिमम रैम्प वेट कंडीशन में सबसे ज़्यादा रहता है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में ज़्यादा क्यों नहीं रहेगा? वाई? बिकॉज जब आप टेक ऑफ वेट बोलते हैं तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट जो है रनवे में थोड़ा रन कर रहा है, टैक्सी में थोड़ा रन करता है, उसके बाद एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करना शुरू करता है। जो वेट में एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करना शुरू करेगा एंड जो मैक्सिमम अलाउेबल वेट है, जो वेट के ऊपर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना अलाउड है, वो कंडीशन में उनको बोला जाएगा, जो वो वेट को बोला जाता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। हैवीएस्ट वेट एन एयरक्राफ्ट कैन हैव व्हेन इट स्टार्ट्स टू टेक ऑफ, तो वो कंडीशन में हम लोग क्या बोला जाता है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। अगर आप पूछोगे कि मैक्सिमम रैम्प वेट ज़्यादा है कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ज़्यादा, ऑब्वियसली मैक्सिमम रैम्प वेट ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज उस केस में जो है हम लोग टैक्सी वे में जाने के लिए टेक ऑफ करते वक्त जो है रनवे में थोड़ा सा प्रोसीड करने के लिए जो है थोड़ा सा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट रिड्यूसेस। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम लैंडिंग वेट। मैक्सिमम लैंडिंग वेट क्या होगा? हैवीएस्ट वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैन हैव व्हेन इट लैंड्स। मतलब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, ऑब्वियसली सर्टेन वेट रहेगा, तो जब एयरक्राफ्ट क्रूज करता है तो फ्यूल थोड़ा कंज्यूम हो जाता है। एयरक्राफ्ट जब लैंड डिसेंट करना शुरू करता है तभी भी एयरक्राफ्ट जो है थोड़ा सा एयरक्राफ्ट का फ्यूल कंज्यूम होगा। जब लैंडिंग करने को आएगा तो सर्टेन वेट एयरक्राफ्ट का होना चाहिए। ऑब्वियसली टेक ऑफ वेट एंड लैंडिंग वेट में लैंडिंग वेट का वेट जो है कम रहेगा, मैक्सिमम लैंडिंग वेट हमेशा कम रहना चाहिए। एंड ये तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। तो लैंडिंग का अपना मैक्सिमम अलाउेबल लैंडिंग वेट जो है हमेशा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से कम रहता है। तो नेक्स्ट टर्म आता है मैक्सिमम ज़ीरो फ्यूल वेट। हैवीएस्ट वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैन बी लोडेड टू विदाउट हैविंग एनी यूजेबल फ्यूल इन अ फ्यूल टैंक। तो इस केस में बताया जा रहा है कि अगर आप कोई एयरक्राफ्ट है, आपको तुम लोग को ये थोड़ा सा याद रखना है कि देयर इज़ अनदर वेट नोन एज एम्प्टी वेट। इसमें और उसमें थोड़ा फ़र्क करना सीखो पहला। मैक्सिमम ज़ीरो फ्यूल वेट जब मैं बोलता हूँ, इस केस में जो है एक ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आपने पूरा पेलोड आपने डाल दिया, जितना पेलोड आपका रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम पेलोड आपने जो ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने सब कुछ रेडीमेड कंडीशन में है, मतलब एयरक्राफ्ट का पूरा एम्प्टी ये पूरा वेट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूजेबल फ्यूल आपने ऐड नहीं किया। वैसे कंडीशन में हम लोग बोला जाता है मैक्सिमम ज़ीरो फ्यूल वेट। अगर आपका एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल नहीं, यूजेबल फ्यूल नहीं डाला गया है, इन दैट केस उसे एम्प्टी वेट बोला जाएगा। और यूजेबल फ्यूल नहीं डाला गया है, एट द सेम टाइम पेलोड भी अंदर है नहीं, यू आर नॉट एडेड एनी पेलोड, पैसेंजर्स नहीं है, कार्गो नहीं है, वैसे कंडीशन में एयरक्राफ्ट है, इन दैट केस उसको एम्प्टी वेट बोला जाता है। अगर आपके एयरक्राफ्ट में सिर्फ और सिर्फ यूजेबल फ्यूल नहीं है, रेसिडुअल फ्यूल हो सकता है, बट उसके अंदर रेसिडुअल आपने यूजेबल फ्यूल ऐड नहीं किया है, पेलोड अंदर ऐड किया गया है, कार्गो अंदर है, सब कुछ है अंदर,
बट आपने अंदर फ्यूल नहीं डाला एयरक्राफ्ट के अंदर, जो मैक्सिमम वेट कंडीशन ऐसे केस में होता है, वैसे कि ये वाले मैक्सिमम वेट कंडीशन को क्या बोला जाता है, मैक्सिमम ज़ीरो फ्यूल वेट। यह क्या एज्यूम किया जा रहा है, फ्यूल ज़ीरो है, फ्यूलिंग कंडीशन ज़ीरो है, बट एयरक्राफ्ट जो फुल कंडीशन में। हियर कम्स एंड ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एयरक्राफ्ट एम्प्टी वेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो स्टे इन टच। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।